हेलो एवरीवन, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज से हम सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो आज हमने लिया है, ये लिया है 2019 का सुपर टेट का पेपर। तो इस पेपर का जो संपूर्ण हल है वह कराया जाएगा। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन बताकर डायरेक्ट आंसर बताया गया है, ठीक है। लेकिन आज हम जो सुपर टेट का 2019 का पेपर थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और इसके अलावा क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारी होगी वो हम आज आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सुपर टेट की तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले जो मैंने आज लिया है वह लिया है प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, जिससे कि हमें ये समझ आ जाए कि पेपर किस लेवल तक का आता है। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है सुपर टेट की। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें पूरे 150 प्रश्न होते हैं। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। तो तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से विषय और कितने इसके निर्धारित अंक दिए जाते हैं। तो जो सबसे पहला जो विषय है वह है भाषा से। तो इसमें तीनों भाषा आएंगी, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी और संस्कृत आएगी। तो जो भी ये व्याकरण की जो व्याकरण आएगा तीनों में, ठीक है, हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी और संस्कृत का भी, तो ये आएगा 40 मार्क्स का। कितने का? 40 मार्क्स का आएगा। उसके बाद विज्ञान है, गणित है, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान है, शिक्षण विधि है, बाल मनोवैज्ञानिक है, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 30 नंबर का, ठीक है। और तार्किक ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, रीजनिंग। तो कुल मिला के क्या है, 150 अंक का पूरा पेपर है। कितने का? 150 अंक का पूरा पेपर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैटर्न। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सुपर टेट की बहुत ही बढ़िया सी सीरीज स्टार्ट होने वाली है स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 6/1/2019 को हुआ था। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है हिंदी का। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कृदंत जो प्रत्यय है वह होता क्या है। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो क्रियापद के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अच्छा, कृदंत प्रत्यय समझने से पहले तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? तो उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और अगर जैसे पहले, इसमें तो पहले आते हैं और जैसे बाद में जो जुड़ते हैं शब्दांश उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। पहले आते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग और जो बाद में जुड़ते हैं शब्दांश उसको क्या बोलते हैं? हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दिया है वह दिया है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है? अभी बताया, वे प्रत्यय जो क्रियापद के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो जो कृदंत प्रत्यय है यह कितने? यह 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तावाचक, दूसरा होता है कर्मवाचक, तीसरा होता है करणवाचक, चौथा होता है भाववाचक और पांचवा होता है क्रियाबोधक, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया।
ऑप्शन सी क्रिया। ठीक है, कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या फिर शास्त्रज्ञ। तो जिस प्रकार जो विज्ञान जानता है उसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, और उसी प्रकार जो व्याकरण जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जो सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी, और जो इसका प्रकाशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था इसका प्रकाशन। सबसे पहले हुआ था इस 1900 में, इलाहाबाद सबसे सन 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था, जनवरी मास के प्रारंभ में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, फिर है 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके संपादक हुए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए 1903 ईस्वी में। और ये कब तक रहे, तो ये रहे थे 1920 तक, 1920 तक। ठीक है, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, कौन रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 1903 से लेकर 1920 तक ये रहे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अगला प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या फिर रामधारी सिंह दिनकर को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये क्या है, ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, इसके पुरस्कार में क्या क्या हमें मिलता है, तो इसमें मिलता है 11 लाख की धनराशि। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें प्राइस क्या है, तो ये है 11 लाख की धनराशि। इसके अलावा क्या है, प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र, और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो ये किसको मिला था, ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महान शब्द के त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महनीय, महत्ता, महत्व या फिर महती। तो महान शब्द में अगर हम त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय माने क्या होता है, जो पीछे जुड़ता है ना। तो महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा महत्व बन जाएगा, है ना, महत्व बन जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, बीज बपन काल, आदिकाल, वीर गाथा काल या फिर चारण काल। तो इसको क्या संज्ञा दी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो इसको कहा है इन्होंने बीज बपन काल। क्या कहा है, बीज बपन काल। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत, फारसी, हिंदी या फिर अरबी। तो हिंदी भाषा जो शब्द है, तो हिंदी वास्तव में क्या है, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा है वह क्या है, ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, हिंदी का या हिंदी से संबंधित। इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी का या हिंदी से संबंधित। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आँख, पाँव, गांव या फिर ग्रह।
तो इसमें से जो तत्सम शब्द दिया गया है वह है ऑप्शन डी ग्रह, ऑप्शन डी ग्रह। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द, बिल्कुल सरल भाषा में हम सीखेंगे, तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू हमने हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए हैं, वह क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हम उसको हिंदी भाषा में यूज करने लगे हैं। जैसे क्या है इसमें? इसमें है ग्रह। ग्रह मतलब क्या होता है? घर होता है ना? तो हम इसको अपनी हिंदी भाषा में यूज करने लगे हैं, तो ये क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। और इसमें आँख, पाँव, गांव, ये सब क्या है? ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये अब गद्यांश दिया है तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है? मैं इसके डायरेक्ट 2 क्वेश्चन होंगे इसके, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें दिया है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, या फिर सरलता को? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, पाखंड और दिखावे को। आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? आपको ये मिल जाएगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, या फिर सरलता से? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, खुलकर। ऑप्शन ए, खुलकर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती बिबावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अनियुक्ति, या फिर रूपक अलंकार? तो दी गई पंक्तियों में अंबर में पनघट, अंबर में पनघट, तारा में घट और उषा में नागरी। उषा में नागरी का क्या है? ये अवैध कथन है। क्या है? अवैध कथन है, ठीक है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए और उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, ठीक है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, यद्यपि सुजाति सुलकच्छनी, सुवरन सरस सुब्रत, भूषण विनुन विराजई, कविता वनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियों में किस कवि की है? केशवदास, बिहारी लाल सेनापति, या फिर आचार्य दंडी? ये किसकी पंक्ति हैं ये? तो ये जो पंक्ति दी गई हैं ये हैं केशवदास की। किसकी हैं? केशवदास की, ठीक है? हिंदी काव्य जगत में रीतिवादी परंपरा के संपादक, प्रचारक, महाकवि केशवदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था मध्य भारत के ओरछा में हुआ था। और केशवदास लगभग 16 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। कितने? 16 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? सरस्वती का पर्याय नहीं है। वीणा पाणी, भारती, वाग्देवी, या फिर जानवी? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो जो इसमें जानवी दिया है ना, इसमें जो जानवी दिया है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गंगा। क्या होता है? गंगा होता है। जब इसका अर्थ गंगा होता है तो भाई ये सरस्वती का पर्यायवाची कैसे हो जाएगा? है ना? ये किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। तो इसमें नहीं पूछा था सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सीधा सा है कौन सा नहीं है? जानवी नहीं है। कौन सा नहीं है? जानवी नहीं है, ठीक है? और जो बाकी हैं ये सारे किसके? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम? तो ये किसके शब्द हैं ये?
तो ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम के मैं, हम, तू, तुम, आप, तुम्हारा, ये सब क्या है? ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ये दिया है, तो एक बार सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, महाप्राण और अल्प प्राण क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं नीचे, ऑप्शन बाद में देखेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं महाप्राण और अल्प प्राण क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले ले लिया क वर्ग के। क वर्ग के कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, च वर्ग ले लिया हमने, च, छ, ज, झ, इना। ठीक, टा वर्ग ले लिया, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये दर्द से, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। ट वर्ग ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ से। ठीक, ट, ठ, ड, ड़, ठीक, ये हमने 3 ले ली। का वर्ग ले लिया, चा वर्ग ले लिया और टा वर्ग ले लिया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अब इसमें क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। पहला यानी क, च, ट, और इसके बाद और भी है नीचे त, प, है ना। तो जो पहला है क, च, ट, और पहला, तीसरा ग, ज, ड, और पांचवा है इंगा, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो ये क्या है? ये है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं? कम हवा से उच्चारित ध्वनि वाले क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क, ग, ड़, इसमें क्या है? हमें कम हवा से उच्चारित ध्वनि निकल रही है, तो ये क्या है? ये है अल्प प्राण। कौन से हैं? अल्प प्राण। और अब क्या बचे? तो हमारे पास बचा दूसरा, ठीक है, और चौथा। दूसरा और चौथा बचा। क्या क्या बचा हमारे पास? दूसरा और चौथा वाला बचा। ठीक है, दूसरा बचा और चौथा वाला बचा। ये क्या है? ये हमारे हैं महाप्राण। क्या है? महाप्राण। ये हमारे क्या है? महाप्राण। सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये क्या है? हमारे महाप्राण, यानी जिनमें अधिक हवा से उत्पन्न वाली ध्वनियाँ होती हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, थ, ध, ये सब क्या है? श, स, ह, ये सब क्या है? इनमें अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनियाँ होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, अल्प प्राण कौन से होते हैं? ये छोटे छोटे वाले होते हैं, यानी कम हवा से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं, जैसे क, च, ट, त, है ना, द, ब, र, ल, इनमें कम हवा से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? अल्प प्राण। और जो ज़्यादा हवा से उत्पन्न ध्वनियाँ होती हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? महाप्राण। ठीक है, महाप्राण में सेकंड वाला और फोर्थ वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो अब जो इसमें सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, वह है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। ख, ख, छ, ठ, थ, फ। ठीक है, का हमारे में कौन से में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है ना, सेकंड में आ रहा है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, अब भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो ये होती है 15। ये इस प्रकार है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड़, थ, ध, ऐसे ही और हैं फ, भ, श, स, ह। ये सारे क्या हैं? ये
महाप्राण व्यंजन है। कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो ये कौन सा समास होता है? तो ये होता है हमारा, कौन सा समास होता है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए, द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वहाँ कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। जैसे कि दोपहर, दोपहर, है ना, शताब्दी, शताब्दी, सप्ताह, सप्ताह, ये सब क्या है? ये द्विगु समास के उदाहरण हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला है तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विरोधाभास, विशेषण विपर्य, मानवीकरण या फिर दृष्टांत। तो दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें है हमारा विरोधाभास अलंकार। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह है वह हमें बताना है, योजक चिन्ह। तो इसमें जो योजक चिन्ह है वह कौन सा है? ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, ठीक है, और ये है योजक चिन्ह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? ज्ञान, विशेषण, सर्वनाम या फिर अव्यय। तो जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान क्या है? जिसमें बहुत बुद्धि या समझ हो उसी को क्या बोलते हैं? बुद्धिमान बोलते हैं। ठीक है, यह क्या है? यह है एक विशेषण। क्या है? यह है एक विशेषण। ठीक है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो ये क्या है? विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है? ये होता है कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री, ये पूछा जाता है बार बार, है ना, कवयित्री स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री। अगला प्रश्न है, शैले शैले ना माणिक्यम, मोक्तिकम ना गजे गजे, साधवो न हे सर्वत्र, चंदनम न वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति, मोक्तिकम, साधवो, मणिक्यम या चंदनम। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, साधवो। ऑप्शन बी, साधवो। यहाँ से संस्कृत है स्टार्ट। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो सूर्योदय को हम कैसे बोलेंगे? सूर्य का उदय। सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और समास करने विभक्ति का लोप हो वहाँ कौन सा होता है? वहाँ होता है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तो सूर्योदय का हम करेंगे तो क्या होगा? सूर्य का उदय। क्या होता है? सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय, है ना। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। तो जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण या विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय का संबंध होता है वहाँ कौन सा होता है? वहाँ होता है कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है, दासयति क्रियापद में लकार है, लट लकार, लोट लकार, लट लकार या फिर विधि लट। तो इसमें कौन सा हमारा लकार दिया है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लट लकार। कौन सा है? लट लकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति त संपत्तो विपत्तो च महता महता मेक रूपता। सविता की दर्शः उदेति।
ताम्र, पीतः, नील या फिर हरित। तो सविता ताम्र उदेति, सविता ताम्र उदेति, है ना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, पितृस्वसा का अर्थ है बुआ, चाची, ताई या फिर मौसी। तो इसका अर्थ क्या है? पितृस्वसा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुआ। क्या है? बुआ। ठीक है, पितृस्वसा का अर्थ है बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। गमिष्यतः, गमिष्यथः, गमिष्यत या फिर गमिष्यावः। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? वह है ऑप्शन सी, गमिष्यथ। क्या है? ऑप्शन सी, गमिष्यथ। ठीक। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, 13, 15 या फिर 10। तो माहेश्वर सूत्र या फिर शिव सूत्राणी या महेश्वर सूत्राणी को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। इसकी टोटल जो संख्या है, उनकी संख्या कितनी है? यह है 14। कितनी है? 14 है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गाह पद में विभक्ति वचन है। प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन या फिर सप्तमी एक वचन। तो गाह पद में जो विभक्ति है वह कौन सी है? यह है द्वितीय बहुवचन। कौन सी है? द्वितीय बहुवचन। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। हंसंती, हसंती पद में प्रत्यय है। हसंती पद में प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय यानी पीछे वाला हमें देखना है, प्रत्यय पीछे। तो इसमें कौन सा है? इसमें है ऑप्शन सी, श्रत। ऑप्शन सी, शत। ठीक है, हसंती पद में शत प्रत्यय है। इस प्रत्यय वाले शब्द उगती होते हैं, अर्थात इसका री का लोप होता है। ऋषि वाला है ना, री का लोप होता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है, ये हमारा इंग्लिश का है। तो पहले तो इसमें पैसेज दिया है, तो पैसेज आप पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। 2 क्वेश्चन है इसमें, है ना, पैसेज के, तो आप इसको देख लेना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज? रीजनरेट, एम्प्टी, क्वेंच या फिर इनफ्लेट। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, रीजनरेट। कौन सा है? ऑप्शन ए, रीजनरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी in the context of economics is the most important consideration, has rarely yielded any result, is not a futile consideration या फिर has proved to be a basic requirement। तो इसमें जो सही आंसर है 32 का, ये है ऑप्शन बी, has rarely yielded any result। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। आप इसको पैसेज को पढ़ लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव कंट्री। इसमें क्या आएगा? वन शुड लव कंट्री। ऑप्शन दिए हैं इसमें, हिज, हर, वंस या फिर माई। तो इसमें क्या आ जाएगा? वंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वंस आ जाएगा। कैसे? पूरा कैसे होगा इसमें? वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, वन शुड लव वंस कंट्री। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय 22, 22, 5, 39, 10, 34 या फिर 20, 24। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 20 और 24। 20 और 24। ठीक है, 20 और 24। 34 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक while he was away. Atul said to his friend, "You will make use of my bike while I was away." Atul said to his friend, "Use my bike while I go away." Atul said
टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे, या फिर ऑप्शन डी अतुल आस्क्ड हिज फ्रेंड विल यू मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। तो इसमें जो सही आंसर है ये है क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट जो नरेशन दिया है वह दिया है ऑप्शन सी में, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। ठीक है, इस पर सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। तो इसमें जो इनफ है यह क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है या फिर नाउन है। ठीक है, तो जो इसमें जो अंडरलाइन वाला शब्द दिया है इनफ, ये क्या है, ये है एक एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब दिया है हमें। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, द हिल अ हर्मिट ऑन द टॉप या ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 37 का ये है ऑप्शन बी द हर्मिट। ऑप्शन बी अ हर्मिट। ठीक है, अ हर्मिट इज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, अ हर्मिट। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, हिडन, हाइड, हिड या फिर हिडेड। तो इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में चेंज हमें करना है। तो हाइट्स इसमें दिया है, जो हाइट्स दिया है ये है अभी प्रेजेंट टेंस है, इसको अगर हम पास्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा हेड। क्या हो जाएगा, हेड। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। तो ये है एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ही इज एन यूरोपियन सिटीजन एंड 1 रुपी नोट इन रेट टू फाइंड। ठीक है, और नेक्स्ट है, आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड या फिर एन FIR वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम। तो इसमें जो करेक्ट है वह कौन सा है, ये है ऑप्शन डी, एन FIR वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, अगेंस्ट हिम। इसमें हमसे क्या पूछा था, करेक्ट वाला पूछा था। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर हकीम अजमल खान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह कौन थे, यह थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। ये कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज में लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल या फिर डॉक्टर किचलू। तो भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे हमारे कौन, लाला लाजपत राय, जिसकी लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके सिर पर लाठी पड़ी और बाद में 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 किसकी, लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा का विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या फिर 16 दिन। तो कितने दिन रख सकती है, ये रख सकती है 14 दिन तक। 14 दिन तक। ठीक है, सही आंसर है इसमें 43 का ऑप्शन सी, 14 दिन। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में।
तो ये कहाँ स्थित है? ये है भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा या फिर कनारी धारा। तो इसमें कौन सी धारा नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए, अगुलहास धारा। अगुलहास धारा यह दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर की एक प्रमुख धारा है। दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर की ये क्या है? ये है प्रमुख धारा है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, अगुलहास धारा। ऑप्शन ए, अगुलहास धारा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर मेघालय। तो नाथुला दर्रा यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में स्थित, सिक्किम में स्थित। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। ला शब्द, ला शब्द यह क्या है? तिब्बती भाषा में इसको क्या कहा जाता है? दर्रे का अर्थ है। जो ला शब्द है यह, इसका अर्थ ही क्या है? दर्रा। अर्थ ही क्या है? दर्रा। जैसे नाथुला, नाथुला। ठीक है, ऐसे ही जैलेपला, 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 नाथुला, ये सब क्या है? ये इसका ला का अर्थ क्या है? इस ला का अर्थ ही क्या है? दर्रा है, दर्रा। ठीक है, तो ये भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक शहर से तकरीबन 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक, तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट है, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। ठीक, पहले अध्यक्ष। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1920, 1925, 1930 या फिर 1935। तो 9 अगस्त 1925 को हुई इस घटना में आज़ादी के मत वाले राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। साथ ही क्रांतिकारियों को कारावास हुआ था। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? 1925। पूरा है 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले जो अवस्थित हुआ था राष्ट्रीय उद्यान वह कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड के नैनीताल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। यहाँ कई सारे हैं, हाथी, चीता, सब शेर मिलते हैं। ठीक, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो समझ गए होंगे कौन सा नहीं है इसमें? ये है ऑप्शन डी, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कक्षा तक तो बिल्कुल सीमित नहीं रहती। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या फिर अध्यापकों का विकास। तो इसमें जो 52 का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, नामांकन संख्या बढ़ाना, नामांकन संख्या बढ़ाना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है पढ़ने और लिखने की अक्षमता है
ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया या फिर अप्रैक्सिया। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या है इसमें? तो ये है 54 का ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी यानी बोलने या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. वर्नेट, E.M. रॉजर्स, M.B. माइल्स या फिर एलेन। किसने कहा? तो ये कहा है E.M. रॉजर्स ने। किसने कहा? E.M. रॉजर्स ने। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? हर्टॉग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति या फिर जाकिर हुसैन समिति। तो 56 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, हर्टॉग समिति। हर्टॉग समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। 56 हो गए, 57। परम शून्य स्थित होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, कमरित स्केल में या फिर अनुपातिक स्केल में। तो इसमें जो 57 का सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अंतरित स्केल में। परम शून्य स्थित होती है अंतरित स्केल में। अगला प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन या फिर गृह कार्य। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संघटक है वह क्या है? 58 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होना चाहिए, पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? इसमें है ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की? 1986 में, 1992 में, 2005 में या फिर 2009 में। तो ये कब प्रस्तुत की थी? ये की थी 2005 में। 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त शिक्षार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थक हो सके। यह परिभाषा किसने दी है? S.N. मुखर्जी द्वारा, कैम्पबेल द्वारा, बेलफेयर ग्राहम द्वारा या फिर डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। तो एक किसने दी है? ये परिभाषा किसकी है, किसने दी है? तो ये है ऑप्शन सी, वेलफेयर ग्राहम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांगजन की शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दिव्यांगजन की शिक्षा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी हुई है? तो ये हुई है दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकादोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, ए और बी दोनों या फिर ना तो ए और ना ही बी। तो 62 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी मस्तकादोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम। ठीक है, ये दोनों ही नियम इसमें सम्मिलित हैं। किसमें? विकासात्मक दिशा के नियम में। अगला प्रश्न है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या फिर सांस्कृतिक। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक। अगला है, ब्रेल लिपि के जनक है चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बारवियर ब्रेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि के जो जनक हैं वह कौन है? ये है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल। ठीक है, ब्रेल पद्धति क्या है? एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में जो नेत्रहीन होते हैं, है ना, नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने में वे क्या छूकर व्यवहार में लाया जाता है, छूकर स्पष्ट कर कर, है ना, छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार हुआ था
1821 में। 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। वो भी नेत्रहीन ही थे, है ना। तो ये कब? 1821 में। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, लुई ब्रेल द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पेनोविच, पावलव या फिर बिने? किसने दिया? 65 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पावलव। अगला है हमारा, हेरोडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैटेल, गाल्टन, टर्मेन या फिर पियर्सन? तो जो हमारा 66 का सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, गाल्टन। गाल्टन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या फिर ये सभी? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये विकास को प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करती हैं। पौष्टिक भोजन नहीं होगा तब भी विकास को प्रभावित करेगी। रोग चोट लग गई तब भी विकास को प्रभावित करेगी। ठीक है, किसके? बालक के विकास को, है ना। ये सारी चीज़ें बालक के विकास को प्रभावित करेंगी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैग्ने के अधिगम सोपान का सही क्रम है? नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान या फिर नियम अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम? तो 68 का सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, यहाँ सी होना चाहिए, ऑप्शन सी, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। वह है अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन या फिर आयोजन? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, उद्भवन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। वह अवस्था क्या कहलाती है? उद्भवन कहलाती है। उद्भवन कहलाती है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर सिकंदराबाद में? तो ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। कोलकाता में यह स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान, यह कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान यह कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान यह कहाँ स्थित है? यह सिकंदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। और जो नेक्स्ट है हमारा वह है राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान, यह हमारा मुंबई में स्थित है। ठीक है, चारों में बता दिया। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कोलकाता में कौन सा है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। नेक्स्ट है हमारा, खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से या फिर मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से? तो ये हमारा किससे बनता है? ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अब इसमें मजबूत अम्ल हमने लिया है HCl, मजबूत अम्ल HCl, मजबूत क्षार NaOH, NaOH। ठीक है, क्या बना? NaCl बना, खाने का नमक बना, और क्या? वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना और क्या? वाटर बना। तो क्या है? मजबूत अम्ल है और मजबूत क्षार है। क्या बनेगा? खाने का नमक बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, और इसके साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। प्रारंभिक मान का 3 गुना, प्रारंभिक मान का 4 गुना, प्रारंभिक मान का 2 गुना या फिर अपरिवर्तित?
तो नया संवेग हमारा क्या होगा? नया संवेग हमारा क्या होगा? प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। पहला था अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कामों का विस्थापन तरंग गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है, इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं। ध्वनि तरंगे इनका एक उदाहरण है। सही आंसर है इसमें अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट है हमारा, एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर या फिर 10⁻⁻15 मीटर। तो एक माइक्रोन कितना होता है? ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है कहलाता है एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये हमारा कहलाता है समताप मंडल। अब समताप मंडल क्या है? इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर, दोनों में याद कर लेना। इंग्लिश में भी पूछ लेता है, हिंदी में भी पूछ लेता है। अब यहाँ समताप मंडल भी हो सकता था, अभी इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, सारे किसमें? इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो दोनों ही याद करना है हमें। तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित मंडल है। सबसे पहले कौन सा आता है? क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद कौन सा आता है? समताप मंडल आता है। यानी कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो मंडल है वह कौन सा होता है? हमारा समताप मंडल होता है। इसका लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, स्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और ओजोन परत हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है हमारा, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास लेने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली, तिलचट्टा, केंचुआ या फिर घोंघा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलचट्टा। ऑप्शन बी, तिलचट्टा, है ना? ऑप्शन बी, तिलचट्टा। 76 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तिलचट्टा। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यही क्या है? ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है यहाँ से गणित के सवाल, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ इसका। ठीक है, 77 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। आप लोग देख लेना, कर लेना। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। किसकी कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए ये क्या है? ये एक वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? गाजर, पपीता, आम, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, इन सब में क्या है? विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है भाई? रतौंधी हो जाती है, यानी कि रात में कम दिखाई देने वाला एक रोग है रतौंधी, वो हो जाती है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट है 79, 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होगा। तो 79 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2.24 लीटर। 2.24 लीटर। ठीक है, 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन ये दिया है 0.1 × 22.4 बराबर कितना? 2.24 लीटर।
ठीक है, देख लेना। ऑप्शन बी। इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल या फिर चुंबकीय बल। तो कौन सा है इसमें? तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये क्या है? यह है सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो 81 का मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन बी। 82 का जो सही आंसर है इसमें, 82 का सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 84, 83 सॉरी 83, इसमें जो सही आंसर है इसका 83 का सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। सॉल्व कर लेना आप। 84 का सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 85 का इसमें जो सही है 85 का वह है ऑप्शन ए, ठीक। 86 का ऑप्शन सी। 87 का 87 का इसमें सही है ऑप्शन ए। 88 का सही है इसमें ऑप्शन बी। 89 नेक्स्ट है 89, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। 90 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 91 का सही आंसर देखिए, इसमें चारों ऑप्शन में से जो सही है वह है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है 92। तो 92 इसमें दिया है क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी, 20%, ठीक है। 93 में सही आंसर है ऑप्शन सी, 14/11। और 94 का सही है इसमें ऑप्शन सी, 45 वर्षों में। और 95 का सही है इसमें ऑप्शन डी। 96 का सही है इसमें ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 15। 99 का सही आंसर है इसमें 99 ऑप्शन बी, 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर है 100, इसका सही आंसर है इसमें 100 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ये मैथ्स के सवाल हैं, कर लेना। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 101, ठीक है। भारत के, अच्छा अब ये करंट अफेयर ये 19 में हुआ था पेपर, तो ये 2018 और 2019 का करंट अफेयर होगा। तो मैं बता दे रही हूँ आंसर। वैसे अब हमें जो पढ़ना है वो नया वाला पढ़ना है 2020-2021 का, ठीक है। तो अब मैं बता दे रही हूँ इसमें आंसर। तो 101 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं? ये हैं सुनील अरोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 29 जून, 30 जुलाई या फिर 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। और ये जयंती कब होती है? तो ये होती है हमारी 29 अगस्त को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र या फिर गौतम बुद्ध। तो जो बुद्ध चरितम महाकाव्य है यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है अश्वघोष ने। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरितम महाकाव्य। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम है ना। अब करंट अफेयर्स पुराना वाला है, 2018 18-19 का होगा, क्योंकि 19 का तो पेपर ही है ना। तो 1 साल पहले का तो पूछेंगे ही। तो इसमें मैं बता दे रही हूँ सही आंसर है 104 का ऑप्शन डी, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो।
नेक्स्ट है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 2018 का पूछा है। तो 105 का सही आंसर है ऑप्शन सी 133वां। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ या फिर बासव। तो नाथ पंथ नामक संप्रदाय है, उनके प्रवर्तक कौन है, ये है मत्स्येंद्र नाथ, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। नाथ पंथ संप्रदाय क्या है, भारत का एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। इसके आराध्य हैं वह कौन है, वह हैं शिव जी, यानी कि महादेव हैं। इसके संस्थापक गुरु कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय जिसे अधिकतर जोगी नाम से जाना जाता है, इस पंथ के मुख्य माने गए हैं। ठीक है। सही आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, गरबा, चरकुला, जवारा या फिर यक्षगान। तो 107 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, ये है यक्षगान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई थीं, किसने बनवाया था, देववर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिम्हवर्मन प्रथम या फिर नरसिम्हवर्मन द्वितीय। तो ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था ऑप्शन डी नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन डी नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने। ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक था ये नरसिम्हवर्मन द्वितीय था। ठीक है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर यानी कि जो शिव मंदिर है जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, नरसिम्हवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। कांची के दौरान कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। सही आंसर है इसमें क्या है, ऑप्शन डी नरसिम्हवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला के लिए, पंवारा के लिए या फिर नकटा के लिए। तो मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो ये है कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का लोकगीत है। क्या है, लोकगीत है यह कजरी। मिर्ज़ापुर में कजरी उत्सव भाद्र कृष्णा तृतीया को विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव पर बड़ी धूमधाम से यह मनाया जाता है। सही आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो ये कौन सा है, ये है सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। सिक्किम के पाकयोंग में सिक्किम का पहला तथा भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। ठीक है। और 2018 में किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन। ठीक है। सही आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आगरा में, खुर्जा में, कानपुर में या फिर फिरोजाबाद में। तो 111 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, खुर्जा में। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक क्या है, एक कस्बा है। यहाँ 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित वित्तीय समर्थन देने के लिए राजी होने पर इसकी स्थापना की गई थी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया, भारत बाटवानी, ब्रूस रिटमैन, रॉबर्ट लॉन्गलेंड्स या फिर रिचर्ड एच थेलर। तो ये किया था ऑप्शन ए, भारत बाटवानी को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर रामदेव शुक्ल या फिर डॉक्टर रामगोपाल शर्मा। 2017 का पूछ लिया भाई, तो ये है इसमें सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा की गई थी,
तो इसमें बता दे रही हूँ डायरेक्ट आंसर 114 का जो सही आंसर है 114 का, है ना। तो ये है इसमें सही आंसर, चिकित्सा में, साहित्य में, भौतिक विज्ञान में या फिर रसायन विज्ञान में। तो इसमें सही आंसर है बी, साहित्य में। किसमें? साहित्य में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी, किसमें? साहित्य में नहीं की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो ये थी नाओमी ओसाका। 116 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जाता किसको गया था? ये गया था ऑप्शन सी, विलेज रॉक स्टार्स ने। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 117 का आंसर है ऑप्शन सी, कटोविस यानी कि पोलैंड में। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो कहाँ की थी ये? नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो 118 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या फिर भारवी। 119 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास को। भारत का शेक्सपियर उपनाम से संस्कृत में महाकवि हैं कौन? कालिदास को जाना जाता है। शेक्सपियर उपनाम इंग्लैंड में जन्मे इंग्लिश कवि विलियम शेक्सपियर से प्रेरित रहे। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 17 में, 18 में, 12 में या फिर 15 में? कब सूची में शामिल किया गया ये? तो सही आंसर है इसमें 2017। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का या फिर केरल का? तो 121 का सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, निशानेबाजी या फिर कुश्ती? सही आंसर है इसमें 122 का ऑप्शन सी, निशानेबाजी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? ट्रेन 11, 14, 16 या फिर 18? तो 124 का जो सही आंसर है वह है ट्रेन 18, ट्रेन 18। नेक्स्ट, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? समिट, सियरा, मिहिर या प्रत्युष? तो 125 का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्युष। देख रहे हैं कितने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए, पूरे 30 मार्क्स के हैं। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ए फैंटास्टिक वुमन, गेट आउट, द शेड्स ऑफ वाटर या डंकिर्क? सही आंसर है 126 का, द शेड्स ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कितना रहा था? 127 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 130। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर, संजय बारू, एम वॉस या फिर करण थापर? 128 का सही आंसर है संजय बारू। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रणब मुखर्जी, अरुण शौरी, अमिताभ घोष या फिर नरेंद्र मोदी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। क्या है इसमें? सभी छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ये लिखा है क्या? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक। नेक्स्ट है हमारा, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं अरुंधति रॉय, एना वर्न्स, किरण देसाई या फिर हिलेरी मेंटल? तो 130 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, एना वर्न्स। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं एना वर्न्स, आयरलैंड की लेखिका हैं ये, ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, 2018 में इन्हें मैन बुकर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना,
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना या फिर अच्छा शिक्षक बनना। तो सही आंसर है इसमें 131 का। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ठीक है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य यही है, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल या फिर मार्कन। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है या फिर हमेशा भ्रम में रहता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरों की परेशानियों को समझता है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरणा है, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष या फिर ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ, 2009, 2010, 2015 या फिर 2001। तो इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों का अपने पड़ोस के स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 21 का और RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया है अरस्तु द्वारा, ह्यूम द्वारा, अर्बन द्वारा या फिर हॉफडिंग द्वारा। तो 136 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्बन द्वारा। अर्बन के शब्दों में मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। इन्होंने मूल्य के वर्गीकरण दिए हैं, जैसे मूल्य शारीरिक, आर्थिक, मनोरंजन, साहचर्य, चरित्र, सौंदर्य, बौद्धिक और धार्मिक। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। सामाजिक प्रेरक है तो इसमें क्या है, ये है आत्मगौरव। सामाजिक क्या है, सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव, एक सामाजिक प्रेरक है। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मक, व्यक्तित्व विकास, नवीनता या फिर जागरूकता। तो यह कहलाती है ऑप्शन ए, सृजनात्मक। सृजनात्मक अथवा रचनात्मक किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने आविष्कृत करने की एक प्रक्रिया है। सही आंसर इसमें ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मायर, पार्सन्स, हॉक या फिर ब्रेवर। तो यह किया है पार्सन्स ने। किसने, पार्सन्स ने। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंक पार्सन्स ने अपनी एक रिपोर्ट सन 1908 में किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। NCERT शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया गया, सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग या फिर ये सभी। तो सही आंसर इसमें ये सभी है। NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता और सहयोग, इन सभी को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तब A D से कैसे संबंधित है, पुत्री, पौत्री, नातिन, दादी या फिर पिता। तो 141 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नातिन। ऑप्शन बी, नातिन।
ठीक है, कैसे एक बार देख लेते हैं। ए बी की बहन है, ए बी की क्या है, बहन है, ठीक है। बी सी बी की माँ है, तो यानी सी ये कौन कौन है, ये माँ है। फिर वो बोला डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का, ठीक है, सी का पिता है। और फिर जो फिर क्या बोला है उसने, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है। तो हमसे पूछा क्या है, ए और डी से कैसे संबंधित है, ए और डी से कैसे संबंधित है, तो डी कौन है, ये नात है, ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, पोत्री या नात। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, 100/4। नेक्स्ट है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो 143 का सही आंसर है, यह है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144। तो किसी सांकेतिक भाषा, ये देख लेना 144 का मैं आंसर बता दे रही हूँ। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, 8। 145 इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडिंग डिकोडिंग का है। विट का विस्तृत रूप क्या है, विट का विस्तृत रूप होता है, ये होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है, बाइनरी डिजिट। विट का विस्तृत रूप क्या है, बाइनरी डिजिट। BLE का विस्तृत रूप है, BLE यानी ये होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। 148 ICT का उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ICT का उद्देश्य क्या है, सही आंसर है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। सही आंसर इसमें ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। स्पैम होता है अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल या फिर ये सब। स्पैम क्या होता है, ये होता है अवांछित संदेश, अवांछित संदेश, ठीक है। इसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज़ ग्रुप पोस्टिंग माना जाता है। जब से ईमेल का विकास हुआ है तब से ये स्पैम की एक समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम या फिर रोम। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, रोम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। यह एक क्या है, ये अस्थायी मेमोरी है। इसको तैयार करते समय जो डेटा या प्रोग्राम डाले जाते हैं वह ख़त्म नहीं होते। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में ये क्या है, संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। तो ये था 2019 का पूरा सॉल्व पेपर, और इसको करवाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि परीक्षा का पैटर्न पता चलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और सुपर टेट की डेली क्लासेस चलेगी अब, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।